आज हम एमएससी प्रीवियस का फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे। टैक्सोनॉमी में जो आज हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सबसे पहले आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब है किसी चीज़ को अलग करना, यानी सेपरेट करना या फिर आइसोलेट करना। किसी चीज़ को अलग करना, सेपरेट करना या आइसोलेट करना क्या कहलाता है? आइसोलेशन। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हमें जो जानना है वो है स्पीसीज़ के बारे में। हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी स्पीसीज़ पाई जाती है। अब जो अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर्स हैं, हमें पता है आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। केवल सेम स्पीसीज़ के मेंबर, सेम स्पीसीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। आप कभी सुना है जैसे अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर लेते हैं? हमेशा सेम स्पीसीज़ के मेंबर ही इंटरब्रीड करेंगे। और अगर बाय चांस डिफरेंट स्पीसीज़ के मेंबर अगर इंटरब्रीड कर भी गए तो जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो उनका जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा वो हमेशा इनफर्टाइल होगा। वो कभी भी आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम हॉर्स का। हॉर्स और डोंकी, हमें पता है जब इंटरब्रीड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? म्यूल। हम खच्चर बोलते हैं ना, वो हमेशा क्या होता है? इनफर्टाइल होता है। यानी ये बात याद रखना कि इससे हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ के जो सेम मेंबर वाले जो स्पीसीज़ है वही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। अगर पहली बात तो डिफरेंट स्पीसीज़ वाले मेंबर इंटरब्रीड नहीं कर सकते, और किसी केस में अगर करते भी हैं जैसे कि हॉर्स और डोंकी, तो जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा, जैसे कि हॉर्स और डोंकी ने जब इंटरब्रीड किया तो म्यूल, हमें जो ऑफस्प्रिंग मिला वो म्यूल था, और जो आगे जाके इनफर्टाइल था, आगे जाके वो रिप्रोड्यूस और फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का अब हम देखेंगे। स्पीसीज़ के बारे में हमने देख लिया, अब देखेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के क्या मतलब है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज इनटू स्मॉल यूनिट्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम इंटरब्रीडिंग। पार्टिकुलर स्पीसीज़ को अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स में अलग करना, प्रिवेंट करना, ताकि वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर सके। जैसे कि ये था, ये कोई ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ थी, इनको सेपरेट किया, इनको आइसोलेट किया स्मॉल यूनिट्स में, ताकि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग स्पीसीज़, यहाँ पे कई सारी स्पीसीज़ थी, इन्होंने क्या किया? इनको अलग अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सेम स्पीसीज़ नहीं थी, मेंबर्स अलग अलग थे, इंटरब्रीड नहीं कर सकते थे। तो किसी भी ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ को, किसी पार्टिकुलर स्पीसीज़ को सेपरेट करना है स्मॉल यूनिट्स में, उसे ही हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और इन स्मॉल यूनिट्स के बीच में कई ज्योग्राफिकल बैरियर्स लगे होते हैं। ज्योग्राफिकल बैरियर जो किसके लिए प्रिवेंशन करते हैं? ताकि इनके बीच में जीन फ्लो ना हो सके, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सके। और ये सब कौन करता है? हमारा नेचर ही इसको कंट्रोल करता है। अब ये बात जैसे मैंने बताई दी, ओनली मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज़ कैन रिप्रोड्यूस। जो मेंबर्स हैं सेम स्पीसीज़ के वही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग मेंबर के स्पीसीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अलग अलग मेंबर के स्पीसीज़ कितनी भी सिमिलरिटी रखते हो, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कभी सुना है कि ह्यूमन ने और चिंपैंजी ने रिप्रोड्यूस किया? साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर ने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्रीजाइकोटिक और पोस्ट जाइकोटिक। प्रीजाइकोटिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इकोलॉजिकल आइसोलेशन, टेम्पोरल आइसोलेशन, बिहेवियर आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन और गैमेटिक आइसोलेशन। और पोस्ट जाइकोटिक के अंडर हम गैमेटिक मोर्टेलिटी, जाइकोटिक इनमोर्टेलिटी, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी और हाइब्रिड ब्रेकडाउन, इसके भी 5 टॉपिक्स है और इसके भी 5 टॉपिक्स है। प्री जाइकोटिक आइसोलेशन की बात करें, प्री यानी पहले, यानी जाइकोट बनने से पहले आइसोलेट करना, यानी डिफरेंट स्पीसीज़ को, डिफरेंट स्पीसीज़ के मेंबर्स को डिफरेंट हैबिटाट में भेजना, अलग करना, आइसोलेट करना, उसे ही हम कहेंगे प्री जाइकोटिक आइसोलेशन। यानी इंटरब्रीड करने से पहले किसी स्पीसीज़ को आइसोलेट कर लेना। तो नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। भाई ऑब्वियस सी बात है, जाइकोट बनने ही नहीं दिया, इंटरब्रीड हुआ ही नहीं, तो कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उससे पहले अलग करना, और डिफरेंट स्पीसीज़ के मेंबर फर्टिलाइज ना हो पाए, इसलिए हम ये काम करते हैं। अब सबसे पहले इसमें हमने देखा था कि 5 टॉपिक है, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, टेम्पोरल आइसोलेशन, बिहेवियर आइसोलेशन, ऐसे और भी फर्दर टॉपिक्स थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इकोलॉजिकल आइसोलेशन को हम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्योग्राफिकल बैरियर है जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स,
ये बन जाते हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में माउंटेन, रिवर्स यानी नेचर्स जो ज्योग्राफिक बैरियर, जो नेचर जो बैरियर लगाता है उसके कारण जब सेपरेट हो जाते हैं स्पीसीज़, उन्हें हम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन या इकोलॉजिकल आइसोलेशन में इंक्लूड करेंगे। इसमें क्या होता है, ज्योग्राफिकल बैरियर यानी माउंटेन्स और रिवर्स, इनके कारण जो डिफरेंट स्पीसीज़ है वो डिफरेंट हैबिटाट में रहने लग जाते हैं या वहाँ चले जाते हैं। हैबिटाट यानी आवास, अलग अलग आवास में रहने लग जाते हैं अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिफरेंट स्पीसीज़ के मेंबर्स है तो वो फर्टिलाइज तो नहीं कर पाएंगे, और इसी कारण हम यहाँ पे इकोलॉजिकल आइसोलेशन की हेल्प से यानी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की हेल्प से नेचर माउंटेन्स या रिवर्स ज्योग्राफिक बैरियर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट स्पीसीज़ जो है वो डिफरेंट हैबिटाट में रहने लग जाती है। मान लो जैसे कि ये कोई स्पीसीज़ थी, यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज़ प्रेजेंट थी, यहाँ से मान लो ज्योग्राफिकल बैरियर रिवर, तो ये स्पीसीज़ अलग हो गई अब, और ये स्पीसीज़ अलग हो गई। यहाँ के जो मेंबर्स है वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे और यहाँ के मेंबर जो है वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। तो ये था हमारा इकोलॉजिकल आइसोलेशन। अब अगर बात करें हम टेम्पोरल आइसोलेशन की, टेम्पोरल आइसोलेशन की बात करें तो कई बार क्या हो जाता है, अलग अलग नेचर के बैरियर होने के बाद भी जब ये अलग अलग हो जाते हैं उसके बाद भी सेम हैबिटाट में भी जब डिफरेंट स्पीसीज़ आ जाती है, ज़रूरी नहीं है कि भाई ये मान लो कोई स्पीसीज़ थी तो एक ही स्पीसीज़ इधर जाएगी दूसरी सारी इधर जाएगी, मिक्स भी तो हो सकता है, इसके कुछ इधर भी जा सकते हैं इसके कुछ इधर भी आ सकते हैं। तो सेम हैबिटाट में जब डिफरेंट स्पीसीज़ चली जाए तो उनकी मीटिंग को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं टेम्पोरल आइसोलेशन। इसमें क्या होता है, जो जैसे कि ब्रीडिंग सीज़न, उस एनिमल का ब्रीडिंग सीज़न अलग हो जाएगा, या फिर जब अगर वहाँ पे कोई फ्लावर है, फ्लावरिंग की ब्रीडिंग की बात करें तो फ्लावरिंग का जो टाइम है वो अलग हो जाएगा। इसी तरह हम टेम्पोरल आइसोलेशन की हेल्प से भी स्पीसीज़ को फर्टिलाइज होने से रोक सकते हैं। प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेशन में हमने 5 कैरेक्टर देखे थे, जिसमें से 2 हमने पढ़े, ज्योग्राफिकल और टेम्पोरल। ज्योग्राफिकल में तो किसी ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण स्पीसीज सेपरेट हो रहे थे, टेम्पोरल में डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन्स के कारण हो रहे थे। अब अगर बिहेवियर आइसोलेशन की बात करें तो सेक्शुअल बिहेवियर में डिफरेंस होने के कारण भी स्पीसीज़ अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर्स को हम इंटरब्रीड होने से बचा सकते हैं। सेक्शुअल बिहेवियर जैसे एग्जांपल हम फीमेल फ्रॉग का ले लेते हैं। कई ऐसे फीमेल फ्रॉग होती है जो अपनी ब्रीडिंग टाइम में, अपने ब्रीडिंग सीजन में टर साउंड प्रोड्यूस करती है। इस साउंड को केवल इसी मेंबर्स के जो मेल फ्रॉग है वही पहचान पाते हैं और ये फर्टिलाइज कर पाते हैं। इस साउंड को, फीमेल फ्रॉग के इस टर वाले साउंड को जो डिफरेंट स्पीसीज़ के जो मेल फ्रॉग है वो पहचान नहीं पाते, यानी डिफरेंस इन सेक्सुअल बिहेवियर भी एक कारण है आइसोलेशन का। अब बात करें हम मैकेनिकल आइसोलेशन की। मैकेनिकल आइसोलेशन की बात करें तो जो सेक्स ऑर्गन है वो इनकम्पेटिबल होता है। सेक्स ऑर्गन, अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर्स के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वही इनकम्पेटिबल होते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर है, इनकी जेनिटेलिया की जो स्ट्रक्चर है, जेनिटेलिया की जो स्ट्रक्चर है उन्हीं में डिफरेंस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हम अलग अलग मेंबर के स्पीसीज़ को आइसोलेट कर सकते हैं। अगर गैमेटिक आइसोलेशन की बात करें तो स्पर्म, इसमें क्या होता है, जो स्पर्म और ओवम है वही फ्यूज़ नहीं हो पाता है, अनेबल टू फ्यूज़, यानी अलग अलग स्पीसीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके स्पर्म और ओवम फ्यूज़ ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन, उनके केमिकल कंपोजिशन के कारण अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर्स के अलग अलग स्पर्म, अलग अलग ओवम की डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होने के कारण ये आपस में फ्यूज़ नहीं कर पाते, और ये भी एक कारण है गैमेटिक आइसोलेशन, जिसकी वजह से हम अलग अलग मेंबर के स्पीसीज़ को आइसोलेट कर सकते हैं। मान लो किसी एक फर्स्ट स्पीसीज़ का ओवम है, ये स्पीसीज़ सेकंड का ओवम है, ये स्पीसीज़ फर्स्ट का है, ये स्पीसीज़ सेकंड का स्पर्म है। तो स्पीसीज़ फर्स्ट यानी सेम मेंबर, सेम एक ही स्पीसीज़ के जो मेंबर्स हैं उन्हीं का जो स्पर्म है वो इस ओवम के कंपोजिशन को पार करके आगे फर्टिलाइज कर सकेगा। स्पीसीज़ 2 वाला स्पीसीज़ 2 के ओवम के कंपोजिशन को पार करके फर्टिलाइज कर पाएगा। ये स्पीसीज़ 1 जो है ये स्पीसीज़ 2 के ओवम के केमिकल कंपोजिशन के कारण
इसको फ्यूज़ आगे जाके फ्यूज़ नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा। और स्पीसीज़ 2 वाला अगर यहाँ आने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ डिग्रेड हो जाएगा। यानी कि सेम ही मेंबर के स्पीसीज़ जो है ड्यू टू इनके डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन होने के कारण ही ये स्पर्म अपने ही स्पीसीज़ वाले ओवम को फ्यूज़ कर पाएगा। एक आइसोलेशन में हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, ज्योग्राफिकल, बिहेवियर, टेम्पोरल, गैमेटिक, मैकेनिकल। ऐसे ही हम पोस्ट जाइकोटिक में भी अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पोस्ट का मतलब बाद में होने वाला, यानी जाइकोट बनने के बाद में होने वाला जो आइसोलेशन है, जाइकोट बनने के बाद होने वाला जो सेपरेशन है उसे हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पोस्ट जाइकोटिक आइसोलेशन में क्या होता है, अगर मान जैसे कि मैंने बताया भाई प्री जाइकोटिक में तो जाइकोट बन ही नहीं पाएगा, अलग अलग मेंबर के स्पीसीज फ्यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। अगर फ्यूज़ कर भी गए तो क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग था वो इनफर्टाइल प्रोड्यूस होगा, जैसे मैंने पहले बताया। तो जाइकोट विल नॉट बी एबल टू लीव लॉन्ग। सबसे पहले बात तो अगर फ्यूज़ हो भी गया, जाइकोट बन भी गया, तो भी वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और अगर रह भी गया, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो भी गया, तो वो इनफर्टाइल होगा। जैसे कि मैंने बताया था, हॉर्स का एग्जाम्पल दिया था, हॉर्स प्लस डोंकी, यानी अलग, ये कोई स्पीसीज़ फर्स्ट थी, ये कोई स्पीसीज़ सेकंड थी, ये अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर्स फ्यूज़ होंगे तो ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन ये इनफर्टाइल था। ठीक है, अब सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है गैमेटिक मोर्टेलिटी। गैमेटिक मोर्टेलिटी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी से बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन। तो वो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण वो जाइकोट जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होगा, जो स्पर्म है वो इमोबिलाइज्ड हो जाएगा। भाई वो स्पर्म जो है या तो उस फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट के अंदर जा ही नहीं पाएगा, और अगर चल भी गया तो भी वो किल्ड, यानी वो ख़त्म हो जाएगा उसी के जेनेटल ट्रैक्ट में, फीमेल के जेनेटिक ट्रैक्ट में ही जो स्पर्म है वो डिग्रेड हो जाएगा। ये है गैमेटिक मोर्टेलिटी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जाइकोटिक मोर्टेलिटी की बात करें, मोर्टेलिटी का मतलब हमें पता है, जाइकोटिक मोर्टेलिटी क्या होता है, डेथ। यानी जाइकोटिक मोर्टेलिटी में जो है वो रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ जाइकोट, जाइकोट का डिग्रेड ही होना है। और अगर हाइब्रिड इनवायबिलिटी की बात करें तो इसमें भी वही है, हाइब्रिड फॉर्म हो जाता है, हाइब्रिड तो बन जाता है, लेकिन स्लोली वो भी आगे जाके डिग्रेड हो जाता है। हाइब्रिड स्टेरिलिटी और हाइब्रिड ब्रेकडाउन भी पोस्ट जाइकोटिक आइसोलेशन के ही पॉइंट्स है। इनमें भी जो हाइब्रिड जो है वो स्टेराइल रहता है। अब एक बात और कि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है उसका स्पेशिएशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेशिएशन यानी क्या है, किसी भी प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से, यानी पहले से कोई जो स्पीसीज प्रेजेंट है उसी से नई स्पीसीज का बनना स्पेशिएशन कहलाता है। आगे हम इस स्पीसीज, जैसे कि ये स्पीसीज थी पेरेंट स्पीसीज, इसी से न्यू स्पीसीज का बनना, यानी प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही न्यू स्पीसीज का बनना स्पेशिएशन कहलाता है। इसमें भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम आगे वीडियो में और डिस्कस करेंगे।